हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 7 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा कोट्स है, उसको देखेंगे हम लोग। आप नहीं हैं पर आपकी सीख और प्यार आज भी मेरी राह रोशन करते हैं। यह विशेष लाइनें मेरे पिताजी के लिए हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनका इस तरह से हम लोगों को अकेला छोड़कर जाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। पर इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने मेरा मनोबल बनाए रखा और हमें मोटिवेट किया ताकि हम फिर से खड़ा होकर रीस्टार्ट कर सकें। बस यही कहना है कि दुनिया में अगर कोई इंसान आपको आगे बढ़ना और खुद से ज़्यादा आगे देखना चाहता है तो वो एक पिता ही हो सकता है। बाकी कोई भी इंसान आपको खुद से ज़्यादा आगे जाता नहीं देख सकता है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 9 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 6 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 नवंबर। यानी 7 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। अब बाकी के भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो 8 नवंबर को हम लोग विश्व शहरीकरण दिवस मनाते हैं। विश्व शहरीकरण दिवस। और विश्व शहरीकरण दिवस मनाते हैं। अब 9 नवंबर को देखा जाए तो 9 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे मनाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे मनाते हैं। और 7 नवंबर को हम लोग ने देख ही लिया कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम लोग मनाते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा, हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करना और जागरूक बनाना है। भारत में पहली बार यह यानी कि जो कैंसर जागरूकता दिवस है पहली बार 2014 में मनाया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस देश ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरबिया। तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव। यानी अभी हाल ही में मालदीव ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है और वैश्विक स्तर पे ऐसा पहला देश है जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। अब मालदीव की बात की जाए तो मालदीव जो है ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में उपस्थित देश है। इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी होगी माले। ठीक है। और ये सामरिक दृष्टि से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है मालदीव। यहाँ पे भारत ने 9 सैनिक अड्डे बनाए हैं ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी हो, कोई युद्ध हो जाए तो हम लोग मालदीव की मदद से हिंद महासागर में अपने नौसैनिक अभ्यास को जारी रख सकें। जापान, इसकी राजधानी होगी टोक्यो।
ठीक है। जापान जो है प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर, ठीक है। तीसरा देश है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर भी हिंद महासागर में देश है। ये सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी। चौथा देश है सऊदी अरेबिया। ये भी हमारा एशिया में आता है, बेसिकली गल्फ रीजन में आता है, गल्फ रीजन। इसकी राजधानी होगी रियाद। चलते हैं हम, इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा हम लोग देखेंगे। मालदीव ने विश्व में पहली बार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। जैसा हमने आपको पहले ही बताया, मालदीव विश्व का पहला देश बन गया है जिसने तंबाकू और वेपिंग पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक निश्चित आय के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को जीवन भर तंबाकू उत्पाद खरीदने, रखने या उपयोग करने से रोकता है। यानी कि एक निश्चित आयु वर्ग के बाद अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद खरीदता है या रखता है या उसका उपयोग करता है तो मालदीव ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद इस कदम का उद्देश्य एक तंबाकू मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना है और समय के साथ धीरे धीरे तंबाकू के सेवन को कम करना है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा मालदीव का, क्योंकि इससे जो युवाओं में नशीलेपन की जो आदत है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ऐसा भारत में भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकी हाथी की किस संक्रमण से मौत हो गई है? पहला ऑप्शन है EEHV, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबरक्यूलोसिस, तीसरा ऑप्शन है EMCV, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा EEHV, यानी कि अभी दिल्ली चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी हाथी की EEHV संक्रमण से मौत हो गई है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। ये देखिए अफ्रीकी हाथी जो है इसी की अभी हाल में मौत हुई है जो दिल्ली के चिड़ियाघर में था EEHV वायरस से। ठीक है, कुछ फैक्ट होंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी की इंसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस EMCV जिसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका? इंसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस इसका नाम है, EMCV का। इससे मृत्यु हो गई किसी भी भारतीय चिड़ियाघर में। यह पहला मामला था। ठीक है, यह किसी भी भारतीय चिड़ियाघर में क्या है, ये पहला मामला है। EMCV एक कृंतक जनित एकल रज्जुक RNA वायरस है, यानी कि री न्यूक्लिक एसिड वायरस है ये EMCV, जो कई स्तनधारी प्रजातियों को प्रभावित करता है। इसका पहली बार पता 1945 में फ्लोरिडा के एक गिब्बन में चला था, यानी कि 1945 में इसका पता पहली बार लगाया गया था। ठीक है, EMCV वायरस का कहाँ पे? फ्लोरिडा, अमेरिका में है। और पहला सुअर का मामला पनामा में पाया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो EMCV वायरस है सुअर में भी फैला था। पहला मामला ये पनामा में 1958 में पाया गया था। सुअर से सुअर में इसका सीधा संक्रमण दर्ज नहीं किया जाता, यानी कि ये सुअर जो होते हैं, पिग्स जो होते हैं, उनमें सुअर से सुअर तक डायरेक्ट ये संक्रमण नहीं फैलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड
अपनी स्थापना के किस वर्षगांठ का जश्न मना रहा है? पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 51, चौथा ऑप्शन है 52। तो इसका राइट आंसर होगा 50, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड अपनी 50वीं स्थापना का वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखेंगे हम लोग। ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है यह भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, और ये महारत्न का दर्जा, नवरत्न का दर्जा जो देता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इन कंपनियों के रेस्पॉन्स को देखते हुए देता है। ठीक है, इसकी बात हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL ने नवंबर 1975 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की, वो नवंबर 1975 में हुई थी। यह कोल मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ये कोल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। संचालित एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। क्या है ये? एक महारत्न सार्वजनिक कंपनी है। कोलकाता में मुख्यालय वाली CIL भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक और ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक और ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड कार्यबल को सुदृढ़ करने के लिए 21 प्रशिक्षण संस्थान और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित करती है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान में नेक्स्ट क्लस्टर का उद्घाटन किया गया? पहला ऑप्शन है IIT मुंबई, दूसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन है IIT मद्रास, चौथा ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। इसका राइट आंसर होगा IIT गुवाहाटी, यानी कि IIT गुवाहाटी ने अभी हाल ही में नेक्स्ट क्लस्टर का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। IIT गुवाहाटी में पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ हुआ। ठीक, यानी कि इसका पूरा नाम जो है पूर्वोत्तर विज्ञान पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर, इसका पूरा नाम है। ठीक है, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने IIT गुवाहाटी में नेक्स्ट क्लस्टर का उद्घाटन किया। यानी इसका उद्घाटन केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने किया। ठीक है, इस क्लस्टर का उद्देश्य स्थानीय ज्ञान को वैश्विक समाधानों में बदलना और क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह 4 क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। मूलभूत स्तर पर नवाचार, यानी कि बेसिक से जो इनोवेशन है उसको बताना लोगों को। अर्धचालक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बांस आधारित प्रौद्योगिकियाँ, यानी कि बम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजी, और जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक, यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा ये पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत स्वच्छ प्रौद्योगिक परियोजना, औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है हम लोग का सेकंड, दूसरा ऑप्शन है थर्ड, तीसरा ऑप्शन है फोर्थ, चौथा ऑप्शन है फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि भारत स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे।
स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। यानी कि पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत स्वच्छ औद्योगिक परियोजना के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। देश में 65 व्यावसायिक स्तर की कम उत्सर्जन वाली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, यानी कि 65 व्यावसायिक स्तर की कम उत्सर्जन वाली परियोजनाएं, यानी कि 65 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें उत्सर्जन जो होता है वो कम स्तर पर होता है, लेकिन केवल 6 ही अंतिम निवेश निर्णय चरण तक पहुंच पाई हैं। ठीक है, अंतिम जो निवेश निर्णय हैं वहाँ तक सिर्फ 6 कंपनियां या 6 परियोजनाएं ही पहुँच पाई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रसायन, इस्पात, सीमेंट और विमानन जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों को कार्बन मुक्त बनाना है, यानी कार्बन फ्री इनको बनाना है। जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं रसायन से संबंधित, इस्पात यानी स्टील से संबंधित, सीमेंट से और विमानन से संबंधित, ताकि हम लोग 2070 तक जो हमारा कार्बन न्यूट्रल नेशन बनने का लक्ष्य है वो पूरा कर सकें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कहाँ 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव पाटन दरबार में संपन्न हुआ। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल, यानी कि नेपाल में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव पाटन दरबार में अभी संपन्न हुआ। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे। भारत क्या है, एशिया में स्थित, दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी आप लोग जानते होंगे, इसकी करेंसी भी आप लोग जानते होंगे। श्रीलंका, ये भी एशियाई में देश है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। नेपाल की राजधानी क्या होगी, काठमांडू। और नेपाल में नेपाली रूपी चलती है। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। ठीक, ये भी हमारा मॉरिशस जो है इंडियन ओशन में स्थित एक देश है। ठीक है, चलते हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देख लेंगे। नेपाल का 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव पाटन दरबार में संपन्न हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा, नेपाल का कार्तिक नाच महोत्सव कला, भक्ति और विरासत का 10 दिवसीय उत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा पर ललितपुर के पाटन दरबार चौक पर संपन्न हुआ। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, जो अभी हाल ही में परसों अभी बीत गई है। 17वीं शताब्दी में राजा सिद्धनाथ सिंह मल्ल के शासनकाल में शुरू हुआ था, और इसकी जो शुरुआत होती है वो 17वीं शताब्दी में राजा सिद्धनाथ सिंह मल्ल के शासनकाल में शुरू हुई थी। यह उत्सव जिसे कट्टी प्याखा भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम जो है कट्टी प्याखा है, एक भक्तिमय प्रस्तुति के रूप में शुरू हुआ और एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा के रूप में विकसित हुआ। तो ये रहा हमारा कार्तिक नाच महोत्सव के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसे शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। पहला ऑप्शन है बाबा रामदेव, दूसरा ऑप्शन है सोनम वांगचुक, तीसरा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, चौथा ऑप्शन है श्री श्री रविशंकर। तो इसका राइट आंसर होगा श्री श्री रविशंकर, यानी कि अभी हाल ही में श्री श्री रविशंकर जी जो हैं उनको शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी हम लोग देख लें। बाबा रामदेव जी जो हैं पतंजलि के फाउंडर हैं और इनको योग गुरु बोला जाता है। सोनम वांगचुक जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं लद्दाख के, ठीक है, जिन्होंने अभी अनुसूची 6 को लद्दाख में लागू करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं
वो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को सही होगा। बाबा रामदेव जो हैं ये पतंजलि के फाउंडर हैं। पतंजलि। सोनम वांगचुक ये लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता। कैलाश सत्यार्थी, इनको बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन। श्री रविशंकर जो हैं ये लिविंग, इनके बारे में हम लोग आगे है फैक्ट उसको देखेंगे। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। गुरुदेव श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यानी किसके द्वारा दिया गया है ये? बोस्टन ग्लोबल फोरम यानी कि BGF और AIWS यानी AI वर्ल्ड सोसाइटी। यह पुरस्कार उन्हें इमैनुअल मैक्रो, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और बान की मून जैसे विश्व नेताओं की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के ये राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बान की मून दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। ठीक है, जो उनके वैश्विक मानवीय प्रभाव की मान्यता देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसी KSLU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, मानद डॉक्टरेट उपाधि किसके द्वारा? KSLU के द्वारा। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण आचार्य, दूसरा ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा ऑप्शन है S अब्दुल नज़ीर, चौथा ऑप्शन है आचार्य देवव्रत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा S अब्दुल नज़ीर। ठीक है, इनको अभी KSLU द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन जो हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन लक्ष्मण आचार्य, ये आश्रम के और मणिपुर के राज्यपाल हैं। दूसरा ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार के राज्यपाल हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है राज्यों के राज्यपाल। S अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश। चौथा है आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अब ये इनको KSLU द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि दी गई है S अब्दुल नज़ीर जी को। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट होगा, हम लोग देखेंगे। राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को KSLU द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को धारवाड़ में आयोजित कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय यानी KSLU का जो फुल फॉर्म होगा कर्नाटक स्टेट लेजिस्लेटिव यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय द्वारा इनको ये मानद उपाधि दी गई है। इसके 7वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ लॉ यानी कि LLD
डॉक्टरेट ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के किसान ज्ञान केंद्र में आयोजित इस समारोह में विधि, न्याय और लोक सेवा में उनके योगदान को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उपाधि प्रदान की और ये उपाधि इनको कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाल ही में भारत ने तूफान मेलिशा के बाद किन देशों को मानवीय सहायता भेजी? पहला ऑप्शन है क्यूबा और जमैका, दूसरा ऑप्शन है हैती, तीसरा ऑप्शन है डोमिनिकन रिपब्लिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा और जमैका में अभी हाल ही में मेलिशा तूफान आया था, तो उसके मद्देनज़र भारत ने राहत एवं बचाव कार्य के दौरान वहाँ पे मानवीय सहायता भेजी है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले ये सब कंट्रियाँ देख लेंगे। क्यूबा और जमैका हुआ, हैती हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक हुआ, ये सारी कंट्रियाँ कैरेबियन कंट्रियाँ हैं। ठीक है, कैरेबियन कंट्रियाँ। कैरेबियन कंट्रियाँ और ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में ये सब पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन हम लोग देखेंगे। देखिए ये रहा क्यूबा। ठीक है, इसकी राजधानी देखिए हवाना दिया है। दूसरा देश जो है वो है जमैका, इसकी राजधानी देखिए हो गया किंगस्टन। अब इसके कुछ बाउंड्री कंट्रियाँ वो भी हम लोग देख लेंगे, जैसे ये हैती हो गया, ऑप्शन में था। ये सेंट डोमिनिका हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक की एक कैपिटल है। प्यूर्टो रिको हो गया, ये ऊपर फ्लोरिडा दिख रहा है आपको, यूएसए का राज्य हो गया। ठीक है, ये नशाऊ हो गया, ये बहामास हो गया। तो ये सारी जो है ये आइलैंड कंट्रियाँ हैं छोटी छोटी, जिनको हम लोग कैरेबियन द्वीप के नाम से इन लोग को जाना जाता है। अब जमैका और क्यूबा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जमैका एक कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र है। ठीक है, हमने पहले बताया आपको। राजधानी जमैका की किंगस्टन। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसकी करेंसी जो है वो जमैका डॉलर है, यहाँ डॉलर चलती है। और जमैका के प्रधानमंत्री जो हैं एंड्रयू होलनेस हैं। अब इसको 6 अगस्त 1962 को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यानी कि ये लोग अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं जमैका वाले? 6 अगस्त 1962 को। ठीक है, अब क्यूबा के बारे में देखें हम लोग। क्यूबा गणराज्य एक कैरेबियाई द्वीप देश है, ये भी कैरेबियाई द्वीप देश है। राजधानी इसकी हवाना है क्यूबा की, और यहाँ पे क्यूबा पेसो चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो मिगुएल डियाज कैनेल हैं और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैनुअल मारेरो क्रूज। और यहाँ पे क्यूबा में जो भाषा चलती है वो स्पेनिश चलती है। ठीक, यहाँ पे स्पेन का कब्जा रहता था पहले, लेकिन ये अब स्वतंत्र हो चुका है। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसकी अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लोग लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।